जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने आपसे बहुत पहले एक बात कही थी कि आज नहीं तो कल जब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के भारत और सैफरान या यूं कह लें फ्रांस के बीच में डील को फाइनलाइज किया जाएगा, तो भारत निस्संदेह उन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेगा कि कैसे इन इंजन्स को, खासकर जो हम 120 किलोन्यूटन के इंजन विकसित कर रहे हैं, कैसे इन्हें हम अपने दूसरे प्लेटफॉर्म में यूज कर पाएंगे। वहां पर मैंने इंजन स्वैपिंग की बात करी थी और मैंने आपसे कहा था कि ये आने वाले भविष्य में ये संभावनाएं हमारे पास होंगी कि हम तेजस मार्क 2 या फिर टेडवीएफ जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनको आगे चल के इंजन स्वैपिंग के थ्रू ये नए इंजन दे पाएंगे। और कहीं ना कहीं अब इस चीज को सैफरान के ऑफिशियल ने खुद पब्लिकली एक्सेप्ट किया है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सैफरान के एक ऑफिशियल ने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में ये बताया कि सैफरान और जीटीआरई के बीच में ये जो एडवांस एरो इंजन है इसको लेकर के जो हाई लेवल की टॉक्स हैं ये पूरी हो चुकी है और एक कंक्लूजन पे दोनों पार्टी आ चुकी है और आम सहमति भी बन चुकी है। उन्होंने मीडिया संस्थान आईडीआरडब्ल्यू को दिए गए अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि हमारा पर्सपेक्टिव ये भी है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन हम विकसित कर रहे हैं मुख्यतः एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए, ये एक क्लीन शीट डिजाइन पर आधारित होगा जहां पर इसमें 5th और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि डायमेंशन वाइज अगर आप बात करें तो ये इंजन मुख्यतः जनरल इलेक्ट्रिक F414 के समकक्ष होने वाला है। यानी उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि डायमेंशन वाइज ये काफी हद तक जनरल इलेक्ट्रिक F414 के समकक्ष होगा, जिसका मतलब ये है कि वो प्लेटफॉर्म भारत के जो F414 का यूज कर रहे हैं उनमें ये इंजन क्रॉसफिट किया जा सकता है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो इनोवेटिव अप्रोच हम लोगों ने अपनाई है इसके चलते एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट भी इस इंजन को अडॉप्ट कर सकता है, वो भी मिनिमल मॉडिफिकेशंस के साथ में। उन्होंने कहा कि अगर आप एमका में इन इंजन्स को इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो इसके लिए बहुत मेजर मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको डिजाइन ही इस प्रकार से किया है कि वो प्लेटफॉर्म जो F414 से पावर्ड है उनमें इनको यूज किया जा सके। यहाँ पर बात हो रही है एमका मार्क 1 की, क्योंकि आप सबको पता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड है जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है वो हमें देखने को मिली है और इस इंजन को बेसिकली एक हाइब्रिड इवोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये इंजन अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाएगा और एडवांस जो थ्रस्ट है, हाई थ्रस्ट है, उसके लिए जाना जाएगा। अब अगर हम इंडियन रिक्वायरमेंट्स को देखें तो ये काफी सिंपल है। इस प्रोग्राम को जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से लीड किया जाएगा, जहां पर बेसिकली सैफरान संयुक्त रूप से मिल करके इस पे काम करेंगे। और भारतीय वायुसेना का एक सबसे बड़ा सरदर्द जो कि स्वदेशी इंजन का ना होना है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है। सबसे पहला टारगेट जीटीआरई और सैफरान का ये होगा कि वो एक ऐसे एडवांस मटेरियल को विकसित करें जो कि एक्सट्रीम टरबाइन एंट्री टेम्परेचर जो कि 1500 से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं उनको एंड्योर कर सके। इसके अलावा सैफरान ने एक इनोवेटिव अप्रोच को अडॉप्ट किया है। सैफरान बेसिकली अपने M88 टीरेक्स प्रोग्राम में जो डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि आपको पता ही है कि M88 काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड इंजन है, या टीरेक्स की बात करें तो ये काफ़ी अपग्रेडेड पावर प्लांट होने वाला है जो कि भविष्य में राफेल को पावर करेगा। तो वहीं M88 के अलावा जो उनका फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम है, इसके लिए जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन प्रपोज किया गया है उसके लिए जो रिसर्च हुई है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, उसको भी भारत लेकर आ रहा है और भारत में इनका यूज भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम में किया जाएगा। और ऐसे में हम एक ऐसा इंजन विकसित कर लेंगे जो कि एक ट्रू 5th जनरेशन इंजन होगा और ये 6th जनरेशन फाइटर को भी पावर करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल होगा। यहाँ पर सैफरान का उद्देश्य यही है कि वो एक फ्यूचरिस्टिक मॉडुलर कोर वाला इंजन विकसित करें। अब इस मॉडुलैरिटी का एक बड़ा बेनिफिट हमें ये देखने को मिलेगा कि मॉडुलैरिटी ये अलाउ करेगी फ्यूचर अपग्रेड्स किए जा सकते हैं, वहीं कोर को और रिफाइन करके जो ज़्यादा थ्रस्ट है वो प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए एंटायर सिस्टम को ओवरहॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर बेसलाइन इंजन 120 किलोन्यूटन का थ्रस्ट निकाल कर देता है तो भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को देखते हुए आपको पता ही है कि तकरीबन 8% तक का थ्रस्ट ड्रॉप तक देखने को मिल जाता है। और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए आने वाले भविष्य में इन इंजन्स को स्केल अप करके 140 किलोन्यूटन तक का जो थ्रस्ट है वो प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो भारत की जो रिक्वायरमेंट है
उसको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आइडेंटिफाई किया गया है। और कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि यहाँ पर संभावनाएं तो ये भी हैं कि ये इंजन 140 से भी ज़्यादा किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है ये निकाल पाएगा। हालांकि इस पे अभी ज़्यादा रिपोर्ट, ज़्यादा रिसर्च सामने नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शायद अब भारत का इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक सही रास्ते पर जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना करना है, और ये चैलेंजेस हल्के फुल्के नहीं है। देखिए, सुनने में काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, सुनने में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें कूल लगती हैं कि हम एक जेट इंजन विकसित कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने पूर्व के अनुभवों को देखते हैं तो कहीं न कहीं यही हमारी एक्साइटमेंट एक डर में बदल जाती है। क्योंकि अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्या हमारे पास फ्लाइंग टेस्ट बेड है? हमारे पास खुद का तो नहीं है। हम सिर्फ फ्रांस के भरोसे पर अभी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि पूर्व की रिपोर्ट की बात माने तो सैफरान ने ये कहा था कि जब इंजन विकसित होगा तो उसको टेस्ट करने के लिए वो अपने राफेल फाइटर जेट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड यूज करने वाले हैं। यानी हो सकता है कि ये संभावनाएं हमें देखने को ना मिले। बाकी इस समय ऐसा भी नहीं है कि भारत में टेस्ट फैसिलिटीज को लेकर के कोई काम नहीं हो रहा है। हाल ही में हम सब ने हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी देखी है, और भी जो एडवांस फैसिलिटीज हैं ये विकसित की जा रही हैं। लेकिन फ्लाइंग टेस्ट बेड और दूसरे जो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ये अभी मिसिंग है, और इसका खामियाजा हमारा इंजन प्रोग्राम कावेरी इंजन, जो कि ट्राई कावेरी इंजन है बेसिकली, वो ऑलरेडी रूस में भुगत रहा है। और हमने शायद कल या परसों की रिपोर्ट आपको बताया है कि अभी 2025 के मध्य में रिपोर्ट सामने आई थी कि 25 घंटे के आसपास की जो टेस्टिंग है वो बाकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई स्लॉट हमें मिल नहीं पाया है, और ये स्लॉट कब तक मिलेगा इसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं करी गई है। और ये एक आपको निसंदेह हल्की न्यूज़ लग रही होगी, लेकिन ये हल्की नहीं है, क्योंकि हम सबको यही बताया गया था कि 2025 के अंत तक जो टेस्टिंग है वो पूरी कर ली जाएगी। 2026 की शुरुआत में सर्टिफिकेशन का कार्य पूरा करके आगे की जो कार्यवाही है ड्राई कावेरी इंजन की वो शुरू करी जाएगी। अब क्योंकि अभी तक स्लॉट नहीं मिल पाया है, टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो टाइमलाइन है अब वो स्ट्रेच होने वाली है, और इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, घातक को ही कौन सा भी सीसीएस कमीशन मिल चुका है या सीसीएस अप्रूवल मिल चुका है। देखिए, यहाँ पर ये इंजन सिर्फ घातक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये कावेरी 2.0 की आधारशिला है। अगर इसके सर्टिफिकेशन में डिले हुई तो इसका सीधा संबंध कावेरी 2.0 से है। जितना डिले इस प्रोग्राम में होगा उतना ही डिले आपको कावेरी 2.0 में देखने को मिलेगा, और ये चीज़ हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय कि हमारे इंजन प्रोग्राम और भी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएं। तो हम आशा करते हैं कि सैफरान के साथ भी इंजन डील जल्दी से जल्दी फाइनलाइज हो, क्योंकि अगर ये डील 2026 में भी फाइनलाइज होती है तो इंजन प्रोडक्शन लेवल पर आते आते 2037 या 2038 तक का समय लगा देगा। क्योंकि हमको पता ही है कि 10 से 12 वर्ष तो लगे ही जाएंगे। तो ऐसे में हम तो यही चाहेंगे कि कोई फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट रूट हो, उसको एक्सप्लोर किया जाए, और उससे जो रिजल्ट है शायद जल्दी आए। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।